वाराणसी, उत्तर प्रदेश, आप यहीं रुकिए, मैं सेटल करके आता हूँ। साकेत ने प्रियदर्शिनी को बाहर ही रुकने का संकेत करते हुए कहा और खुद उस इमारत में दाखिल होने को उद्यत हुआ जिसके ऊपर लगे साइन बोर्ड पर किराए पर कमरा उपलब्ध है लिखा था। प्रियदर्शिनी को बाहर रोकने के पीछे कारण ये था कि वह नहीं चाहता था कि लाला प्रियदर्शिनी के सामने उससे बदजुबानी करे और पिछली बार भाग जाने के एवज में आग बबूला हो। उसका रंट बाकी है। प्रियदर्शिनी उसे रोकते हुए सकुचाते हुए बोली, डोंट वरी, हम बाद में देख लेंगे। साकेत ने एक सहज मुस्कान के साथ प्रियदर्शिनी को आश्वस्त किया और फिर भीतर चला गया। तख्तासीन लाला भोजन कर रहा था लेकिन साकेत को देखते ही धधक उठा। मुंह में ठूंसे हुए निवाले के खत्म होने का इंतजार किए बिना शोर मचाकर उसने लठैत को बुलाया और जब लठैत उपस्थित हो गया तो चिल्लाते हुए बोला, पकड़ ससुरे को। उस दिन भागकर आज फिर आया। 1 मिनट। अपनी ओर दौड़े लठैत को साकेत ने रुकने का संकेत किया और फिर लाला से मुखातिब हुआ, मैं उस दिन भागा नहीं था, गलती से किसी दूसरी गली में मुड़ गया था। कुछ दूर जाने के बाद पीछे देखा तो आपका ये आदमी मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैं गलियों की भूल भुलैया में एक बार उलझा तो फिर पता ही नहीं चला कि कहाँ जा पहुंचा। हमी को $प्रतिशत सिखा रहे हो ससुर के नाती। इतने भारी बकलोल थे तो फिर पहली दफा पता पूछते पूछते यहाँ कैसे आ गए थे। साकेत जानता था कि उसके तर्क से लाला मुतमईन न हो सकेगा लेकिन उसे इतना यकीन जरूर था कि लाल की क्रोधाग्नि के लिए उसका तर्क उत्प्रेरक विष का कार्य करेगा और भी यही हुआ था। लठैत के पांव अपनी जगह पर थम गए थे और माथे पर त्रिपुंड लगाया हुआ लाला भी नाग की भांति फुफकार जरूर रहा था लेकिन कम से कम उसकी बात सुनने को तत्पर नजर आने लगा था। अगर मुझे भागना ही होता तो फिर वापस आता ही क्यों। करीब 10 मिनट बाद लाला ने भोजन की थाली खत्म की। उसके इशारे पर लठैत ने उसका हाथ धुलवाया। तत्पश्चात वह एक लंबी डकार लेते हुए और गमच्छे से हाथ मुंह पोंछते हुए बोला, पैसा लाए हो या ये बार भी एटीएम का बहाना बनाकर भागोगे? पूरे 22,000। साकेत ने जेब से एटीएम से थोड़ी देर पहले निकाले हुए हजार के नोट लाला की ओर बढ़ाते हुए कहा, 22 नहीं, अब 26। क्या? साकेत के पैरों तले जमीन खिसक गई। 22 नहीं, अब 26। लाल ने पहले जैसी टोन में अपना कथन दोहराने के बाद आगे कहा, तुम जब भाग गए थे तो हमने तुम पर जो गुस्सा किया उसके कारण हमारा कई 100 ग्राम खून जल गया। अब उसकी भरपाई भी तुम ही करोगे ना? साकेत न तो बहस कर पाने की स्थिति में था और न ही उसके पास इसके लिए वक्त था। बहरहाल उसने वॉलेट से 1000 के 4 नोट निकालकर हाथ में लिए हुए नोटों में मिलाया और उनकी संख्या 26 पहुंचाकर उन्हें लाला की ओर बढ़ा दिया। लाल ने उन नोटों को शिद्दत से गिना, 2 बार गिना, तीसरी बार लठैत से गिनवाया और तब जाकर आश्वस्त होने के बाद उसने काठ के संदूक से बही खाता निकालकर पुराने हिसाब वाले पन्ने पर भुगतान किया गया का ठप्पा लगाया। छाछ पियोगे? उक्त कार्य से निवृत्त होने के बाद उसने साकेत को घूरते हुए मीठे स्वर में पूछा, जी शुक्रिया, लेकिन मुझे कमरे से सामान निकालना है और फिर घंटे भर में ही यहाँ से जाना है। बंगालन भी आई है का साथ में? लाला ने भवें उच्चकाए। जी हाँ, वो बाहर खड़ी हैं। यहाँ आने की हिम्मत ना पड़ी उसकी। जोर से ठहाका लगाने के बाद लाला आगे कुछ कहने जा ही रहा था कि साकेत ने उसकी बात काटते हुए कहा, हमें थोड़ी जल्दी है, तुम दरवाजे पर पहुंचो, हम चाबी लेकर कलुआ को भेजते हैं। साकेत बाहर आ गया। आप इस उजड़ू गर्दभानंद के साथ कैसे मैनेज कर लेती थीं? उसने प्रियदर्शिनी को अचरज से घूरते हुए कहा। हैरानी हो रही है न? प्रियदर्शिनी मुस्कुराई। दरअसल महिला होने की सलाहियत मिली थी मुझे। ये पुरुष किसी औरत को झांसे में लेने के लिए पहले उसके सामने शरीफ होने का नाटक करते हैं। ये भी वही कर रहा था। पर यकीन कीजिए, मैं कोई नाटक कर रहा, मैं वाकई शरीफ हैं। आप कई मामलों में अपवाद हैं। प्रियदर्शिनी की मुस्कान गहरी हो गई। बाय द वे, आपका कमरा किस तरफ था? आइए। प्रियदर्शिनी साकेत को लिए हुए एक गली में मुड़ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद वह कमरे के सामने थी। लाला का कलुआ नामधारी वह लठैत उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका था।
शायद वह घर के किसी और दरवाजे से निकलकर सीधा अभीष्ट कमरे के पास प्रकट हो गया था। वह उस ताले को भी खोल चुका था जिसे प्रियदर्शिनी के जाने के बाद लाला ने दरवाजे पर लगा दिया था। प्रियदर्शिनी ने वैनिटी बैग से चाबी निकाली, फिर दरवाजा खोलकर दोनों अंदर दाखिल हो गए जबकि लठैत बाहर ही खड़ा रहा। मुझे केवल मम्मी के सामान की जरूरत है, बाकी इम्पोर्टेंट चीजें कुछ ज्यादा नहीं हैं। जो थीं उन्हें मैं पहले ही ले जा चुकी हैं। प्रियदर्शिनी उस दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली जिस पर एक झीना सा पर्दा लटक रहा था, जबकि साकेत वहीं खड़ा रहकर कमरे में नजर दौड़ाने लगा। उस अजीबोगरीब खिड़की पर भी उसकी निगाह गई जो सनकरी गली में खुलती थी और जिसके पल्लों को चिटकनी के बजाय रस्सी से बांधकर बंद किया गया था। थोड़ी देर बाद प्रियदर्शिनी पर्दे वाले कमरे से एक ट्रंक लिए हुए बाहर आई और उसे साकेत के सामने जमीन पर रखते हुए बोली, यही वो चीजें हैं जो मम्मी के विचक्राफ्ट सीखने का जरिया थीं। पहले इन चीजों से उन्होंने खुद विचक्राफ्ट सीखा और फिर मुझे सिखाई। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि विचक्राफ्ट जैसा दुर्लभ और पारलौकिक हुनर किसी ने खुद से सीख लिया। मिसेज घोष को किसी ने ये हुनर सिखाया होगा, पर किसने? प्रियदर्शिनी के ललाट पर रेखाएं उभरीं। शायद वह बूढ़ी औरत जो उस रात हॉस्पिटल में आई थी और जिसे आपने मेरे घर के बरामदे में देखा था। यू मीन कि जब मम्मी अपनी क्यूरियोसिटी के चलते उस आर्कियोलॉजिकल साइट पर गई होंगी तो वह डायन उनके पीछे लग गई होगी। उसी की वजह से मम्मी बीमार होकर अंतरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ पहुंची। आखिरी लाइन में करेक्शन की जरूरत है। मिसेज घोष अगर उसकी वजह से बीमार हुई होती तो वह खुद हॉस्पिटल आकर उन्हें ठीक क्यों करती और विचक्राफ्ट क्यों सिखाती? हो सकता है इसकी उसने कोई कीमत ली हो। इस बारे में प्रोफेसर घोष से मेरी बात हुई थी। उनका कहना था कि उन्होंने न तो डायन को बुलाया था और न ही तुम्हारी मम्मी को ठीक करने के एवज में उसे कोई उजरत अदा की थी। उसने मम्मी को ठीक कहाँ किया था? प्रियदर्शिनी एक सरदाह भरते हुए बोली, बल्कि मुझे तो लगता है उसने मम्मी को कोई शाप दिया था, क्योंकि हॉस्पिटल से लौटने के बाद ही तो उनके डायन होने के किस्से फैले थे। डोंट वरी। साकेत ने उसके कंधे पर सहानुभूति भरा हाथ रखा। हम इन सामानों को देखते हैं, कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो उन रहस्यों से ताल्लुक रखता होगा जिनके सिरे अतीत की गहराइयों में दफन हैं। आई होप सो। चेहरे पर उम्मीद की किरण लिए हुए प्रियदर्शिनी संदूक के पास बैठ गई। साकेत भी उसके करीब ही बैठा। उसने संदूक खोली। उसमें प्राचीन रहस्यवाद से ताल्लुक रखते दस्तावेज और ऐसे अनगिनत आर्टिफैक्ट्स थे जिनकी उपयोगिता का अंदाजा लगा पाना केवल पुरातत्वविदों के लिए ही संभव था। मुझे तो हैरानी हो रही है कि आप इस 2 टके के कमरे में ऐसे सामान छोड़ गई थीं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में या फिर कलाकृतियों के स्मगलिंग करने वालों के बीच करोड़ों की कीमत होगी। इन आर्टिफैक्ट्स और दस्तावेजों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने वाले भी इनकी असली कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इनकी बदौलत मैंने जो इल्म हासिल किए हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। क्या आप करोड़ों रुपए खर्च करके अपने रिलेशन की उस लड़की की जान बचा सकते थे जिसने हवेली में डायन को देखा था, या फिर क्या उस मजदूर की ओर बढ़ते मौत को रोक सकते थे जिसने डायन की साधना देख ली थी? शायद आप ठीक कहती हैं। साकेत कंधे उचकाते हुए बोला, हीरे की असली उपयोगिता और उसकी असली कीमत का अंदाजा सिर्फ एक जौहरी को ही हो सकता है, वरना ये सामान आपकी गैरमौजूदगी में इतने दिनों तक यहाँ पड़ा रहा और वो तोंदुमल इसे बंगाल का काला जादू समझकर इससे दूर भागता रहा। काला जादू जैसा कुछ भी नहीं होता। जादू सिर्फ जादू होता है। इसके इस्तेमाल के पीछे निहित उद्देश्य इसका रंग निर्धारित करते हैं। बाय द वे, लेट्स फाइंड आउट सम क्लूज आउट ऑफ दिस रेयर जेम्स। फिर दोनों एक चीजों का मुआयना करने लगे। साकेत उन दस्तावेजों में दिलचस्पी ले रहा था जो अजनबी भाषा में लिखी गई थी, जबकि प्रियदर्शिनी आर्टिफैक्ट्स को टटोल रही थी। ये दस्तावेज किस जबान में लिखे हुए हैं? यही थेबान भाषा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो टोटका मैंने आपको दिया था वह इसी भाषा में लिखा हुआ था और इन्हीं चीजों में से एक डायरी में लिखा हुआ मिला था मुझे। ये रही। प्रियदर्शिनी एक डायरी साकेत की ओर बढ़ाई। साकेत ने वह डायरी थाम तो ली।
लेकिन उसमें लिखी इबारतें उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर सरीखी थीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मिसेज घोष इस भाषा को कैसे जानती थीं? जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने विचक्राफ्ट इन चीजों की बदौलत ही सीखी थी, लेकिन कैसे? इस थेवान भाषा को कैसे समझा उन्होंने? जवाब की आस में साकेत की निगाहें प्रियदर्शिनी पर ठहर गईं। मैं नहीं जानती और ये भी नहीं जानती कि ये चीजें मम्मी को कहाँ से मिलीं। जहाँ तक इन चीजों के मिसेज घोष के हाथ लगने का सवाल है तो इसका जवाब बेहद आसान है। ऐसी चीजें केवल एक ही जगह से मिल सकती हैं, किसी आर्कियोलॉजिकल साइट से। यू मीन कि मम्मी के हाथ ये चीजें तब लगी थीं जब वे एक्सकेवेशन घूमने के लिए यक्षिणी मंदिर गई थीं। ऑफ कोर्स, वे बल्लभगढ़ से लौटने के बाद ही तो बीमार हुई थीं। उसके बाद ही तो उनके जिस्म पर नीली नसें उभरने लगी थीं और वे अनीमिया का शिकार होने लगी थीं। साकेत कुछ पल रुका फिर आगे बोला, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो टोटका आपने खुद पर आजमाया, मैंने खुद पर आजमाया, वही टोटका 17 साल पहले मिसेज घोष ने भी खुद पर आजमाया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उस टोटके के प्रयोग से जो बीमारी उन्हें लगी, आपको लगी, वो बीमारी मुझे क्यों नहीं लगी? मैं अब तक आसानी से जिंदा कैसे हैं, जबकि मुझे उस टोटके को इस्तेमाल किए हुए 1 साल हो गए? जवाब जानने का जरिया इन्हीं चीजों में छिपा हुआ है। प्रियदर्शिनी के तर्क और सवाल सुनकर साकेत के हाथ तेजी से चलने लगे, कोई ना कोई लिंक जरूर मिलेगा। डू इट फास्ट। करीब 2 मिनट बाद साकेत के हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये तो कोई पुराना पोस्ट कार्ड है। प्रियदर्शिनी उसे एक पोस्ट कार्ड में दिलचस्पी लेते देख बोली। साकेत की आंखें हैरत से फैल गई थीं और पोस्ट कार्ड को थामे हुए उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। ऐसा क्या है इसमें? प्रियदर्शिनी ने बुरी तरह रोमांचित होकर उसके हाथ से पोस्ट कार्ड लगभग छीन ली और उसके पीछे लिखे लघु संदेश को बोलकर पढ़ी। मुझे घोष साहब ने फोन पर सूचना दी कि आपके बचने के कोई आसार नहीं हैं। आपके जिस्म की समस्त नसें फट पड़ने पर आमादा हो चुकी हैं और आपकी रगों में गर्दिश करता लहू भी अब सूख चुका है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं कहाँ जानती थी कि आपसे थोड़े ही दिनों में आपसे ऐसी आत्मीयता हो जाएगी कि वहाँ मालदा में आपकी तड़प को मैं यहाँ बहराइच में महसूस करूँगी। इसलिए मैंने उसे तोड़ने का फैसला किया है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा करने का परिणाम क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जब वो मेरे सामने आएगी तो मैं उससे आपका जीवन मांग लूँगी। ये कोई मैसेज है जिसे वल्लभगढ़ से मम्मी की किसी नई सहेली ने भेजा था। मैसेज के लास्ट में लिखा नाम पढ़िए, तुम्हारी कुसुम। प्रियदर्शिनी ने पढ़ दिया, ये मेरी मम्मी का नाम है। साकेत ने मानो विस्फोट कर दिया। रियली? प्रियदर्शिनी भी उछल पड़ी। उसने पोस्टकार्ड का लिफाफा उलट पलट कर देखा। उस पर सेंडर का पता वल्लभगढ़ ही लिखा हुआ था और साथ ही मोटे मोटे हर्षों में कॉन्फिडेंशियल भी। ऑफ कोर्स, अपनी मम्मी के नाम में मुझे गफलत कैसे हो सकती है? रोमांच के अतिरेक में साकेत का लहजा उग्र हो चला। आपको याद है, जब हमारे बीच ये सवाल उठा था कि टोटका पूरा करने के बाद मुझे वही दृश्य क्यों नजर आया जो आपको नजर आया था, तो आपने कहा था कि हमारे और आपके बीच कोई कनेक्शन है। आपकी अप्रोच बिल्कुल सही थी। हमारे और आपके बीच वाकई कनेक्शन है और वो कनेक्शन ये है। साकेत ने पोस्टकार्ड की ओर संकेत करते हुए कहा, मेरी मम्मी और आपकी मम्मी के बीच कोई सीक्रेट था। पोस्टकार्ड के लिफाफे पर भी कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, यानी कि मेरी मम्मी ने ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ मिसेज घोष के लिए भेजा था। मिसेज घोष ने मैसेज देखने के बाद पोस्टकार्ड को वापस लिफाफे में रख दिया होगा और फिर उनकी मौत के बाद लिफाफे पर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ देख प्रोफेसर घोष ने भी मरहूम के सम्मान के लिहाज से उसे तवज्जो नहीं दी होगी और इन सामानों में रख दिया होगा। पोस्टकार्ड क्यों? वे टेलीफोन पर भी बात कर सकती थीं। नहीं कर सकती थीं क्योंकि टेलीफोन पर सीधे मिसेज घोष से उनकी बात हो पानी मुश्किल थी। आपकी मम्मी किस चीज को तोड़ने और किसके सामने आने पर मेरी मम्मी का जीवन मांगने की बात कर रही थीं, आप अभी भी नहीं समझ पाईं। साकेत ने हैरानी के साथ प्रियदर्शिनी को घूरा। डायन को मेरी मम्मी ने बुलाया था और उससे आपके मम्मी की जीवन मांगी थी।
अगर ऐसा था तो डायन ने मेरी मम्मी ने शापित जीवन क्यों दिया? ढूंढने हैं। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने हैं, साकेत ने व्यग्र लहजे में कहा। मिसेज घोष ने टोटका आजमाया तो उन्हें वेरिकोज वेन्स और अनीमिया की बीमारी लगी। मैंने आजमाया तो मुझे भी लगी, लेकिन अपने आजमाया तो आपको क्यों नहीं लगी? मम्मी और मिसेज घोष के बीच क्या सीक्रेट था? ऐसे ही और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब अब बस एक ही जगह जाकर मिल सकते हैं। यक्षिणी मंदिर के तहखाने में प्रियदर्शिनी ने आशंकित लहजे में पूछा। यस, इन सामानों का क्या? हम इन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अभी ले जा भी नहीं सकते हैं। बहरहाल इन्हें यहाँ छोड़ने से बेहतर यही होगा कि हम कोई गेस्ट हाउस बुक करें और इन्हें वहाँ शिफ्ट कर दें, फिर बाद में देखेंगे कि इनका क्या करना है। प्रियदर्शिनी को अपनी राय से सहमत देख साकेत ने आगे कहा, मैं कोई गेस्ट हाउस देखता हूँ और लखनऊ के लिए फ्लाइट भी। प्रियदर्शिनी ने मौन स्वीकृति दी। भावहीन चेहरे के साथ रहस्यमयी चाल चलते हुए दामोदर सीढ़ियां उतरकर तहखाने में पहुंचा। ये वही तहखाना था जिसके अस्तित्व से उसकी वाकफियत 17 साल पहले यक्षिणी मंदिर में हो रहे उत्खनन के दौरान हुई थी। वहां कोलतार सा गाढ़ा अंधकार फैला हुआ था, इतना गाढ़ा कि दामोदर का वजूद उस अंधेरे में घुल सा गया था। अगर उसके चलने की आहट न गूंजती तो इसका भान होना नितांत मुश्किल था कि वहां कोई है। दिन के समय तहखाने में सूरज की रोशनी का एक छोटा सा कतरा उस सुराख के जरिए दाखिल होता था जो यहाँ आने का एकमात्र जरिया था, लेकिन इस समय जब बाहर जंगल में रात का घटाटोप अंधकार व्याप्त था तो वहाँ किसी प्रकार की रोशनी की उम्मीद रखना बेमानी थी। तहखाने में काफी देर तक दामोदर के चलने की आवाज गूंजती रही, मगर नजर कुछ नहीं आया। तुम जिसकी उम्मीद में यहाँ आए हो दामोदर, उसका वजूद मिट चुका है। तहखाने में किसी औरत की आवाज गूंजी और इसी के साथ वहां मोमबत्ती की पीली रोशनी शनया शनया फैलने लगी। जल्द ही उस पीली रोशनी ने पूरे तहखाने को अपने आगोश में ले लिया और उसका जर्रा जरी नुमाया होने लगा। तहखाने की दीवारों पर तंत्र और गुप्त साधनाओं से जुड़े मंत्र और अभिलेख उत्कीर्ण थे। उसकी एक दीवार पर कुछ ऐसे निशानात थे जो ये आभास करा रहे थे कि उस दीवार पर उत्कीर्ण चिन्हों को मिटाने की पुरजोर कोशिश की गई है। कोशिश करने वाला अपनी कोशिश में सफल भी हुआ था, क्योंकि जहां तहखाने की 3 दीवारें अजंता और एलोरा की गुफाओं की दीवारों की भांति गुजरे हुए युग की अनकही दास्तां सुना रही थीं, वहीं वह चौथी दीवार पर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती नजर आ रही थी। उसका अस्तित्व मिटा तभी तो मेरा अस्तित्व में आया। दामोदर आवाज की दिशा में घूमा। उसे चौंका देने वाली वह आवाज उस औरत की थी जो तहखाने में उतरने वाली सीढ़ी के पहले पायदान पर खड़ी थी। भरे हुए बदन वाली उस महिला की खूबसूरती ऐसी थी कि उसके वर्णन के लिए महान कवियों के यहाँ भी उपमाओं का अकाल पड़ जाए। उसकी बड़ी बड़ी सुरमई आंखों में मानो अनगिनत राज करवटें ले रहे थे। उसके काले घने बाल कंधों पर बिखरते हुए नीचे कमर तक लटक रहे थे और मोमबत्ती की पीली रोशनी में उसका गौर वर्ण मुखड़ा ऐसा लग रहा था जैसे तेज धूप में सोना चमक रहा हो। वो औरत दामोदर नाम के उस रहस्यमयी मखलूक पर नजरें टिकाए हुए सीढ़ियां उतरने लगी। मुझे साधारण इंसान मत समझना। दामोदर के चेहरे पर वहशत नाच उठी। वह न तो उस औरत की सुंदरता से प्रभावित हुआ था और न ही उसकी रहस्यवादिता से। वह विभत्स हंसी हंसता हुआ बोला, मैं जिस्म को छोड़ चुका हूँ। मुझे भी साधारण औरत मत समझना। औरत भी पुरजोर भयावह लहजे में बोली, क्योंकि जिस्म तो मैं भी छोड़ चुकी हूँ। सदियों का सफ़र तय करके आई हूँ और 17 सालों से इंतकाम की आग में झुलस रही हूँ। दामोदर के माथे पर शिकन की रेखाएं उभरीं। शायद उस औरत की पहेलीनुमा बातों से उसे उसकी असली पहचान का अनुमान लगने लगा था। वही हूँ मैं, जिसकी दास्तों को तूने इस दीवार से मिटाकर उसे किंवदंती बनाना चाहा। वो औरत एक पायदान नीचे उतरते हुए बोली, ये नहीं हो सकता। दामोदर अविश्वास भरे लहजे में बोला, तू इस युग में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्या इसलिए कि जिसकी तुझे तलाश थी उसे तू दो कत्ल करने के बाद भी हासिल न कर सका। एक कदम पीछे खिसक गया, जबकि इसके विपरीत औरत एक पायदान और नीचे उतर गई।
वश में करना चाहता था न मुझे। औरत की आवाज़ किसी पशु की गुर्राहट में तब्दील हो गई। तो कर, आज तेरे सामने हूँ, मने हूँ, कर वश में मुझे। औरत के तेवर देख जिस्म छोड़ चुके उस इंसान की भी सांसें मानो थम गईं। वो एक कदम और पीछे खिसका, सुनस्त्रा एक पायदान और नीचे उतरी। डर क्यों रहा है? मुझे वश में करने के लिए ही तो तूने अपनी उस पत्री की बलि चढ़ाई थी न, जिससे तू बेहद प्यार करता था। दामोदर पीछे खिसका, औरत नीचे उतरी। आज जब सामने हूं तो डर से कांप क्यों रहा है? जिस्म छोड़ चुका है, फिर भी सांसें क्यों रुकी हुई है तेरी? मौत का डर क्यों लग रहा है तुझे? वहीं रुक जाओ। पीछे खिसकते हुए दामोदर की पीठ गुफा की दीवार से जा टिकी और इसी के साथ वो औरत भी सीढ़ियों का सफ़र मुकम्मल करके तहखाने में आ खड़ी हुई। कहाँ गई तेरी शक्तियाँ? कहाँ गई तेरी जिद और कहाँ गई तेरी महत्वाकांक्षा? भाई अजदा क्यों है तू? तू सुनस्त्रा हूँ। औरत ने एक झटके से दामोदर की उत्कंठा का अंत कर दिया। उसका परिचय पाकर मानो प्रकृति भी खौफजदा हो उठी। हवा का एक झोंका तहखाने में दाखिल हुआ और सुनस्त्रा के लंबे बाल लहरा उठे। अनोखी मौत मर चुके उस इंसान ने ये पहली दफा महसूस किया कि खूबसूरती भी किसी को डरा सकती है। सु न स्त्रा। दामोदर को 3 अक्षरों का ये शब्द उच्चारित करने में अपने जिस्म की पूरी ताकत समेटनी पड़ी। हाँ, सु न स्वा। सुंदर ननों को अस्त्र की तरह इस्तेमाल करने वाली डायन। सुनस्त्रा जबड़े भींचते हुए डायनों वाली विशिष्ट व भयावह मुस्कान मुस्काई, जिसे तू एक मिथक साबित करके अपने वश में करना चाहता था। वह सामान तो मुझे आज तक नहीं मिला। तू आई कैसे? तुझे बुलाने का तुझे नहीं मिला, लेकिन किसी को मिल चुका था। किसे मिला था? दामोदर पर हावी हुए दूसरी बार मरने के खौफ पर उसका कौतूहल कुछ पल के लिए भारी हो गया। कुसुम को, सुनस्त्रा ने सर्द लहजे में कहा, जिसे तूने अपने इल्म से रहस्यमयी मौत मरने को मजबूर किया था, जिसकी तूने आवाज छीन ली थी और बाद में जिसका तूने दम घोंट दिया था। उसी कुसुम ने बुलाया था मुझे। अपने जीवन की सबसे बड़ी पहेली का हल पाकर दामोदर का जिस्म निहाल पड़ गया। उसकी पीठ दीवार पर फिसली और वह धम्म से जमीन पर आ बैठा। यही वह पल था जब सुनस्त्रा ने अपनी दोनों हथेलियों को विशेष अंदाज में जोड़ा और आंखें बंद करके थेबान भाषा का कोई मंत्र बुदबुदाने लगी। जैसे जैसे उसके मंत्रोच्चार की अवधि बढ़ने लगी, वैसे वैसे वह अशरीरी मखलूक ऐंठने लगा। इससे पहले कि दामोदर के शरीर की वह ऐंठन किसी नतीजे पर पहुंचकर थम जाती और वह दूसरी बार इस दुनिया से रुखसत हो जाता, तहखाने के दरवाजे से साकेत की खौफती हुई आवाज आई, कामिनी भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? सुनस्त्रा की तंद्रा भंग हो गई। वह आवाज की दिशा में मुड़ी। तहखाने की सीढ़ियों पर पसीने से तरबतर साकेत अपने सीने को थामे हुए बुरी तरह हाँफ रहा था। उसकी दशा बता रही थी कि वो लंबी दौड़ लगाकर वहां पहुंचा था, लेकिन अब वहां के अविश्वसनीय और चौंका देने वाले हालात को देखकर आश्चर्यान्वित था। पीछे से प्रियदर्शिनी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, हालांकि वह भी हाँफ रही थी और उस कामिनी को हैरत अजदा होकर देख रही थी, जिसने थोड़ी देर पहले दामोदर को अपने परिचय के तहत सुनस्त्रा बताया था। तो आप हैं सुनत्रा, आप हैं वो डायन जिसकी रक्त तृष्णा का शिकार रामजतन हुआ, और उससे पहले न जाने कितने लोग हुए। साकेत ने हिकारत भरे लहजे में कहा। कामिनी कुछ बोलने के बजाय चेहरे पर उलझन लिए हुए यूं साकेत को घूरने लगी, जैसे उसे पहली दफा देख रही हो। कितनी खूबसूरती से मुझे बेवकूफ बनाया आपने मुझसे कहा कि आपके और बुआ के बीच के राज का संबंध मेरी बीमारी से नहीं है, डायन से नहीं है, लेकिन आप तो खुद डायन निकली। वो सुनस्त्रा तो आप खुद निकली, जो पूर्णमासी की रात इस यक्षिणी मंदिर के तालाब में नहाती है। ये था आपके और बुआ के बीच राज। ये था हवेली की बुरी ताकत से बचने का आपका उपाय। आप खुद बुरी ताकत बनकर हवेली में काबिज थीं और आप खुद ही बुरी ताकत से बचने का उपाय भी कर रही थीं। साकेत भावावेग में कहता चला गया, ये सवाल मुझे बार बार परेशान करता रहा कि जो रामजतन खुदाई के लिए यहाँ रात में न रुकने के वास्ते भैया से लड़ सकता है, वो रामजतन रात में अलट क्यों नहीं रहा।
डायन को देखने क्यों गया? जवाब, आज मुझे आपका असली रूप देखकर मिला। वह डायन को देखने नहीं गया था, असल में वह आपको देखने गया था। साकेत प्रियदर्शिनी की ओर मुड़ा। आपने खंडहर में छिपकर जिस औरत को लालटेन के साथ तालाब की ओर जाते देखा था, वो ये थी। आपने इनका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन रामजतन ने इनका चेहरा देख लिया रहा होगा और वह बेचारा ये सोचकर हैरान रह गया होगा कि गांव के सबसे रसूखदार परिवार की बहू यहाँ क्या करने आई है। अपनी जिज्ञासा को वह दबा नहीं पाया होगा, इनके पीछे गया होगा और उसने इन्हें। साकेत कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बोल पाया। उसके पीछे खड़ी प्रियदर्शिनी कामिनी के चेहरे पर आते जाते भावों को ध्यान से देख रही थी और ज्यों-ज्यों वह अपने मन में पनप रहे किसी शक की सत्यता के करीब पहुंच रही थी, त्यों-त्यों उसकी भावें संकुचित होती जा रही थीं। रुको साकेत। अंततः उसने भावनाओं की दरिया में डूब उतरा रहे साकेत के कंधे पर हाथ रखा और कामिनी की ओर संदिग्ध निगाहों से देखते हुए बोली, ये आपकी भाभी नहीं है, ये वाकई सुनस्त्रा है। प्रियदर्शिनी का निष्कर्ष सुनकर कामिनी के होठों पर मुस्कान थिरक उठी, जबकि साकेत विचित्र तरदुद में डूबकर प्रियदर्शिनी का चेहरा देखने लगा। हाँ साकेत, ये सुनखा ही है, आपकी भाभी की शक्ल में सुनत्रा, प्रियदर्शिनी ने कहा। उसकी शक्ल में नहीं, उसके जिस्म में हूँ मैं। कामिनी की सूरत में खड़ी सुनस्त्रा ने मुंह खोला। पर कैसे? प्रियदर्शिनी ने पूछा। और क्यों? मुझे बुलाया गया था। एक औरत ने मुझे बुलाया था क्योंकि उसकी कोई सहेली मौत से लड़ रही थी और उस लड़ाई में जीत उसकी सहेली की हो, इसलिए उसने मुझे बुलाया था। आई वाज राइट प्रियदर्शिनी। साकेत बुरी तरह उत्तेजित होकर प्रियदर्शिनी की ओर घूमा। शी इज टॉकिंग अबाउट माई मॉम। कुसुम नाम था उसका और उसकी सहेली का नाम था वत्सला। सुनस्त्रा ने स्पष्ट कर दिया। यानी कि वो तुम थी जो उस रात एक डरावनी बुढ़िया की शक्ल में हॉस्पिटल में आई थी। तुमने ही मुझे घूर कर देखा था, फिर तुम मुस्कुराई थी और मैं डरकर पापा से लिपट गई थी। मेरी उम्र हजारों साल है। मेरा बुढ़िया वाला वास्तविक रूप इतना जर्जर हो चुका है कि मुझे अगर किसी को नजर आना होता है तो मैं उन्हें उस बुजुर्ग महिला की शक्ल में नजर आती हूँ जो उन्हें सबसे प्यारे होते हैं, यानी कि ज्यादातर दादी और नानी की शक्ल में। जैसे उस रात मैं तुम्हें तुम्हारी नानी की शक्ल में नजर आई थी, लेकिन तुम्हें शायद अपनी नानी का चेहरा याद नहीं था, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाई थी। मुझे आज भी अपनी नानी की सूरत याद नहीं है। प्रियदर्शिनी अफसोसजनक लहजे में बोली। पैदा होने के बाद मैं 3 सालों तक उनके पास रही थी। उन्हीं की गोद में खेलते हुए चलना और बोलना सीखी, लेकिन फिर उनकी मौत के बाद मैं मम्मी पापा के पास आ गई और 5 सालों में ही उनका चेहरा भूल गई, क्योंकि 3 साल की उस मामूली उम्र में मैं नानी का चेहरा इस हद तक अपने जेहन में नहीं बसा पाई थी कि उसे ताउम्र याद रख पाती। ठीक यही कहानी बनारस से आई उस लड़की की भी थी। वह भी अपनी नानी की शक्ल से वाकिफ नहीं थी, क्योंकि एक रात जब उसने मुझे हवेली के आंगन में देखा था तो तुम्हारी तरह वह भी अपनी नानी को पहचान नहीं पाई थी। पर तुम उसे नजर आई क्यों थी? जहाँ मेरा वास होता है वहाँ मैं न चाहते हुए भी अक्सर ऐसे लोगों को दिख जाती हूँ जो पारलौकिक चीजों के प्रति संवेदनशील होते हैं या फिर जीवन के अंतिम पड़ाव में होते हैं, जैसे वह लड़की और हवेली की रानी माँ। तो तुम दादी को दिखी थी? साकेत ने पूछा। नहीं, दिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरी मौजूदगी का एहसास कर लिया था। इसलिए कर लिया था क्योंकि आखिरी दिनों में कुछ लोगों के अंदर नजर न आने वाली शक्तियों को महसूस कर लेने की काबिलियत पनप जाती है। उन्हें अपने पास परछाइयाँ और मरे हुए लोग दिखने लगते हैं। वे अपना अनुभव दूसरों को बताना चाहते हैं, लेकिन लोग उनकी बातों को आखिरी दिनों का दौरा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। फिर एक दिन मैं उन्हें नजर आई और इसी के साथ मैंने उनसे उनकी आवाज़ और चेतना दोनों छीन ली। यही मैंने उस लड़की के साथ भी किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वे दोनों दुनिया को मेरे बारे में बता सके, इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा इंतकाम अधूरा था। मेरे राज से वाकिफ हो जाने के बाद तुम मेरे बारे में पड़ताल करने लगते और शायद समय से पहले ही मेरा राज फाश कर देते। तुमसे तो वैसे भी छिपकर रहना मेरे लिए मुश्किल था। सुनस्त्रा रुकी और साकेत पर भरपूर दृष्टि डालने के बाद आगे बोली, क्योंकि तुम भी पारलौकिक घटनाओं के प्रति संवेदनशील हो,
इसीलिए दादी के मरने के बाद तुमने उन्हें अपने कमरे के दरवाजे पर देखा था। वे तुम्हें मेरे बारे में वो बातें बताने आई थीं, जो जीते जी नहीं बता सकी थीं, लेकिन तुम उन्हें देखने के बाद डरकर बौखला गए, नतीजतन उनकी रूह लौट गई। अशरीरी सत्ताओं के प्रति तुम्हारी संवेदनशीलता ही एक वजह थी, जो प्रियदर्शिनी के टोटका आजमाने से पहले भी मैं तुम्हें सपनों में नजर आती रही थी और तुम्हारे नींद में चलने का सबब बनती रही थी। सुनस्त्रा ने प्रियदर्शिनी पर भी एक नज़र डाली और आगे बोली, तुम्हारी इस संवेदनशीलता को तो प्रियदर्शिनी ने भी महसूस किया था, तभी तो उसने तुम्हें टोटका आजमाने के लिए आमंत्रित किया था। साकेत को प्रियदर्शिनी का वह कथन याद आ गया, जो उसने रहस्यमय लहजे में कहा था, मैंने आप में एक खास बात महसूस की थी। मैंने टोटका आजमाया तो मैं शापित हुआ, लेकिन वो टोटका प्रियदर्शिनी ने 1 साल पहले आजमाया तो ये शापित क्यों नहीं हुई? तुम शापित हुए क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मेरे शाप को झेलो, क्योंकि मेरा इंतकाम अधूरा था और तुम जिस तरह हाथ पांव मार रहे थे, उससे मुझे लगने लगा था कि तुम जल्द ही मेरे अस्तित्व पर पड़ा रहस्य का पर्दा हटा दोगे। इसलिए तुम्हें मौत का मुसाफिर बनाया मैंने। सुनस्त्रा के इरादे सुनकर साकेत की रूह कांप गई। जहां तक प्रियदर्शिनी के शापित न होने का सवाल है तो इसकी वजह बेहद खास है। सुनस्त्रा मुस्कुराई, मेरे पास आओ। साकेत ने हिचकिचाते हुए प्रियदर्शिनी की ओर देखा, मगर प्रियदर्शिनी तो खुद उसे यूं देख रही थी जैसे वह भी चाहती हो कि वह सुनस्त्रा के पास जाए। अंततः वह कामिनी की ओर बढ़ा, जो इस वक्त सुनस्त्रा के रूप में उसके सामने खड़ी थी। जब वह उसके अत्यंत करीब पहुंच गया तो सुनस्त्रा ने उसकी हथेली को अपनी दोनों हथेलियों के बीच लिया और आंखें बंद करके थेबान भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। साकेत के जिस्म को एक तेज झटका लगा। न चाहते हुए भी उसकी आंखें बंद हो गईं। अंधेरे में कुछ कौंधे उभरी और फिर देखते ही देखते वे कौंधे मुकम्मल चलायमान दृश्य में तब्दील हो गईं।